हेलो, नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। मैं दिव्या भारद्वाज आज आप सबके साथ एक ऐसे अनछुए विषय पे बात करने आई हूँ जो इस दौरान बहुत जरूरी है जानना। सुशांत सिंह राजपूत केस अब तक एक मिस्ट्री जरूर है, लेकिन उनके जाने के बाद जरूर इस देश में एक अवेयरनेस आ गई है। सुसाइड के बारे में जो कोई कभी बात नहीं करता था, आज एक कॉमन वर्ड, एक कॉमन टॉपिक हो गया है। तो इसे हम कैसे और अवेयर करें, इसे और कैसे आगे लेके चले, ये आज हम जानेंगे। एक थॉट है, इफ यू हेट योर लाइफ, चेंज योर वे ऑफ लिविंग। अगर एक चीज गलत है, उसके कारण आप चीज को खत्म नहीं कर सकते हो। अगर आपकी कार खराब हो रही है तो आप कार बेच देंगे या बाहर जाना ही छोड़ देंगे। इसी थॉट से एक परसों का न्यूज मैंने पढ़ा, जहां पे एक 51 ईयर ओल्ड लेडी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी से झगड़ा किया। झगड़ा किस बात पे? खानदानी ज्वेलरी के लिए। क्या खानदानी ज्वेलरी इतनी जरूरी थी? माँ की लाइफ से ज्यादा जरूरी थी? नहीं। ऐसे लोग कैसे ऐसे इम्पल्सिव हो सकते हैं? कैसे ये डिसीजन ले लेते हैं? कैसे ये लोग नहीं सोच पाते कि हम पीछे क्या छोड़ जा रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चलता है, और हम कैसे उन लोगों की सहायता कर सकते हैं। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, इसलिए मिलिए मिस लावण्या पटेल से, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, और ये हमें बताएंगी कि हम कैसे ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे हम हमारी खुद की मदद कर सकते हैं, हमारे अपनों की मदद कर सकते हैं। वेलकम लावण्या मैम, हेलो। Yeah, good evening. Good evening, Divya, and good evening, all the viewers. Thank you so much for joining us live. Yeah. मैम, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स और एनसीआरबी का डेटा पढ़ा। उसमें पर डे के हिसाब से एवरेज 381 सुसाइड होते हैं, रिपोर्टेड सुसाइड, और एवरेज है। मतलब अपन पर आर बेसिस पे ले तो 15 to 16 सुसाइड पर आर, और ये तो रिपोर्टेड है। मतलब ऐसे कितने ही सुसाइड होंगे जो अपन को पता भी नहीं है। तो इस चीज में मतलब जो ऐसे दिन पे दिन ये सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों ने इतना इजी तरीका ले लिया है, मतलब उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। क्यों लोग इतने वीक हो गए? तो मैम, आपसे मेरा पहला सवाल है, क्या सुसाइड खुद में ही एक बीमारी है? लोग जैसे डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करते हैं, लोग सुसाइड के बारे में भी बात नहीं करते हैं। और अगर बाय चांस हमने सुसाइड के बारे में बात कर भी ली, तो लोग समझते हैं कि हम ही सुसाइड से पीड़ित हैं और हमें ही सुसाइड करना है। जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने सुसाइड अवेयरनेस पे, ये इवेंट बेसिस पे, एक वीडियो शेयर किया। तो 4-5 लोगों का मेरे पास ही आ गया, आर यू कंसल्टिंग एनी साइकोलॉजिस्ट, आर यू हैविंग सम थेरेपीज, आर यू सुसाइडल? तो मतलब आजकल हम नॉर्मल टॉपिक पे बात भी नहीं कर सकते। Absolutely. You're right. Rightly saying. Actually, suicide is not a mental illness. सुसाइड जो है ना वो मेंटल इलनेस का बहुत खराब परिणाम है। इट्स अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रीटेबल मेंटल डिसऑर्डर। और मेंटल डिसऑर्डर भी कौन से? डिप्रेशन के कारण होता है, कभी बाइपोलर होता है। बाइपोलर मीन्स जिसमें सुशांत के लिए भी काफी बात हो रही है, जिसमें अभी क्लियर कंक्लूजन नहीं है। बाइपोलर मीन्स मूड स्विंग होता है, कभी मूड एकदम एलिवेट होता है, कभी एकदम डाउन होता है। जब डाउन का फेज चलता है उस समय लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। फिर कभी बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होती है, उनका मूड उनके कंट्रोल में होता ही नहीं है, वो लोगों से एडजस्ट ही नहीं कर पाते। फिर एंजाइटी, जो अभी लॉकडाउन का पीरियड था उस समय हमारे पास इतने केस आए थे जिसमें सुसाइडल अटेम्प्ट करने के भी थे और जिनके पास ये आइडियाज भी आते थे। तो बहुत सीवियर एंजाइटी में भी ऐसा होता है। समटाइम्स स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक बीमारी है जिसको पागलपन की बीमारी कहते हैं, उसका भी एक कॉन्सिक्वेंस हो जाता है। कभी सब्सटेंस एब्यूज होता है जिसमें कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या ड्रग बहुत लेते हैं, जिसका ये सुसाइड परिणाम होता है। लेकिन यदि इन सारे अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स को यदि हम डील नहीं करते, हम प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते, तो वी आर नॉट अवेयर कि हम कितनी बड़ी मुसीबत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है दिव्या। करेक्ट
मैम, मैं साइट सर्च कर रही थी तो एक सर्वे देखा मैंने, उसके अकॉर्डिंग जो एज ग्रुप है 15 to 29, जो कि ये यूथ का एज है, सबसे ज्यादा सुसाइड कमिट ये एज ग्रुप ही कर रहा है। ऐसा क्यों? मतलब ये एज में लोग फ्रीडम एंजॉय करते हैं, लोग एडवेंचर प्लान करते हैं, अपना फ्यूचर प्लान करते हैं, मतलब ऐसे टाइम पे ये लोग कैसे इतना बड़ा स्टेप लेते यस 15 to 29, this is the age of full of energy, full of enthusiasm, लाइफ को प्लान कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, नए लाइफ पार्टनर्स के बारे में सोच रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली this is the age group which is emotionally very vulnerable. Vulnerable पकड़ो, जैसे सपोज 15 to 29 हम टीनेज पकड़ते हैं, एडोलसेंट। इस समय इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, जैसे स्टडीज भी करना है, साथ में इनके बॉडीली चेंजेस भी बहुत हो रहे हैं, इसी समय इनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन बिल्डअप हो रहे हैं, इसी समय करियर की बात करते हैं, इसी समय उनके दिन भर के 4-4, 5-5 घंटे के कोचिंग क्लासेस होते हैं। अब इससे हम यदि आगे बढ़ते हैं तो दिस इज द टाइम जहां लोग जॉब ढूंढते हैं, फिर इसी समय अफेयर भी होते हैं। अफेयर होते हैं तो जो हम आजकल रोज सोशल मीडिया में देखते हैं, तो साथ साथ ब्रेकअप भी बहुत हो रहे हैं। खुद के अपने से एक्सपेक्टेशन इतने, फैमिली से इतने एक्सपेक्टेशन होते हैं, इतनी सारी चीजें क्लब होती हैं। इसके साथ इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो पेरेंट्स हैं या हम पेरेंट्स हैं, हमारा पूरा फोकस है कि बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ जाए, पूरी दुनिया के कंपटीशन में आगे बढ़ जाए, उसका इंटेलिजेंस बढ़ जाए, उसका एकेडमिक्स अच्छा, उसका करियर बहुत अच्छा है, क्योंकि लाइफ इज ए कॉम्पिटिशन। लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा है। ऑल ओवर इंडिया में देखो कि बच्चों का इमोशनल कोशेंट कैसे बढ़े। इमोशनल कोशेंट मतलब इंटेलिजेंस तो है, लेकिन इमोशनल कोशेंट मतलब उनका अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कितना है। उनका जब विपरीत परिस्थिति हो जाए, कभी चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए, तभी भी उनको सरवाइव करना आना चाहिए। एंड दिस इज एज 15 to 29। हम सबको पता है बच्चे इस समय एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, इसी समय अल्कोहल, इसी समय स्मोकिंग, इसी समय ड्रग, ये सारे एक्सपेरिमेंट भी चलते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कब एडिक्शन में बदल जाता है, ये उस समय पता चलता है जिस समय ये इनकी आदत बन गई, और इस चंगुल से और इन लोगों के चंगुल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। एंड दिस इज ऑल्सो द एज 15 to 29 जिस समय वो अपने रोल मॉडल से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। यदि मेरा रोल मॉडल ये सारे काम कर रहा है तो मुझे भी उसको करना है, क्योंकि किसी ना किसी लेवल, भले अचीवमेंट के लेवल पे नहीं, लेकिन किसी लेवल पे तो मैं उसको फॉलो करूं। तो इसलिए दिस एज इज वेरी वल्नरेबल, जिसमें राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट का कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इमोशनल कोशेंट को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, करेक्ट, यस मैम। और ये जो सुसाइड है, कौन कौन करता है सुसाइड? मतलब जो बेसिकली डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं वो ही लोग ये सुसाइड करते हैं, या नॉर्मल जनरल पब्लिक भी आजकल सुसाइड की तरफ बढ़ रही है? सुसाइड इज एक्चुअली द वे इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन कुछ लाइवलीहुड होता है जो जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं। और ये देखा गया है रिसर्च में कि रीजंस कुछ भी हो, चाहे ट्रॉमा हो, चाहे जॉब छूट गया हो, चाहे बैंकरप्सी हो गई हो, चाहे रेप विक्टिम हो गए हो, इसमें 3 फैक्टर्स बहुत कॉमन होते हैं जो इनकी फीलिंग में होते हैं। दीज आर द इंटरनल फीलिंग। नंबर 1 इज हेल्पलेसनेस। ये अपने को इतना अकेला महसूस करते हैं, इनको कोई ऐसा लगता है मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे मदद ही नहीं करने वाला है, मैं किसी से बोलूं भी तो वो समझेगा कि नहीं समझेगा, तो इस बेहतर है कि मैं कुछ बोलूं ही ना। हेल्पलेसनेस का फीलिंग। सेकेंड होता है होपलेस, पता नहीं आगे कुछ होगा भी कि नहीं, दुनिया बिल्कुल ऐसी ही है, मुझे लाइफ में कोई आशा ही नहीं है। ये होपलेसनेस उनके अंदर जम जाती है। और थर्ड है वर्थलेस। इतने केसेस हमारे यहाँ पर आते हैं अनन्या सेंटर में, इसमें से 80% लोगों का यही स्टेटमेंट होता है कि मुझसे कुछ होता ही नहीं है, मैं करना भी चाहता हूँ, प्लान भी करता हूँ, मुझसे होता नहीं, मुझे अब तो ऐसा भरोसा हो गया कि मुझसे कुछ होगा ही नहीं। दिस इज द सेंस ऑफ वर्थलेसनेस। तो हेल्पलेस, होपलेस एंड वर्थलेस, ये 3 की फैक्टर्स होते हैं जो कोई भी रीजन है, लेकिन ये 3 चीजें उनके अंदर आती हैं। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर लोग होते हैं जिनके अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा और जिनको पहचानना बहुत जरूरी है, जिसमें से
95% केसेस जो सुसाइडल अटेम्प्ट भी हो रहे हैं या सुसाइड कमिट कर लेते हैं, 95% होते हैं जो साइकेट्रिक मेंटल इलनेस से सफर कर रहे हैं, जिसमें डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, उनकी पर्सनालिटी या बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। 90% में से भी 95% जो लोग होते हैं वो डिप्रेशन में रहते हैं, और उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, वो कमिट करते हैं, और कुछ डिमेंशिया या डिलीरियम जिसमें डिसओरिएंटेशन होता है वो लोग कमिट करते हैं। सिर्फ 5% जो सुसाइड करते हैं, दैट सुसाइड इज इम्पल्सिव सुसाइड, मतलब जैसे तुमने अभी स्टार्टिंग में केस बताया था कि वो ज्वेलरी को लेके घर में बहसबाजी हुई, लड़ाई हुई, और एकदम इम्पल्सिव एक्ट, रिजल्ट आ गया इम्पल्सिव है, पापा मम्मी ने 2 थप्पड़ मार दिए एक टीनेज बच्चे को, दैट इज द इम्पल्सिव एक्ट, तो दैट डेथ इज ओनली 5%। लेकिन बाकी सारी में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं वो किसी न किसी मेंटल इलनेस के साथ है। इसके साथ कुछ और भी होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, और हमें समझना जरूरी है। जिनके परिवार में किसी ने सुसाइड किया हो, चाचा है, मामा है, या किसी ने, और बच्चों ने वो सुना हो, या किसी ने पहले बचपन में भी या टीन एज में सुसाइड का कोई अटेम्प्ट किया हो, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। या जिनको सेक्सुअल एब्यूज हुआ हो, या किसी को फिजिकल एब्यूज होता हो, या डावरी के कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी। और अभी जो आइसोलेशन, हमारा जो अभी लॉकडाउन का पीरियड था, इसमें बहुत सारे लोग सोशल आइसोलेशन को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे, एंड दैट इज द टाइम, शायद तुमने भी बताया होगा कि लॉकडाउन के 2 महीने के पीरियड में 300 सुसाइड्स हो चुके हैं, right? So because we are the social animals, so these are the risk factors, or these are the people जिसकी probability बहुत ज्यादा है सुसाइड करने की। yeah. करेक्ट। तो मैम, आर देयर एनी पर्टिकुलर साइंस, सिम्टम्स जो हम लोगों को पहचान सके कि कहीं इसके दिमाग में वो सुसाइडल थॉट्स तो नहीं है? हम कैसे पहचाने ऐसे लोगों को? हाँ, अब देखो, सुसाइडल इट्स आइडिया, इट्स अ फीलिंग, इट्स एन इमोशन, ये हमेशा अंदर होती है, और जो चीज अंदर होती है ना, तो आप उसको एकदम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते, और उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अंदर होता है ना, वो कहीं ना कहीं बॉडी सिम्टम में, हमारे बातचीत में, हमारे जेस्चर में वो आता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यदि कोई वो हमारे ही घर वाला हो, हमारे ही बच्चे हो, हमारे फ्रेंड्स हो, तो हम साइंस एंड सिम्टम्स है जिसको केयरफुली यदि आप ध्यान रखें तो आप उसको पकड़ सकते हैं। जैसे कि ये इंसान जो होगा ना, यूजुअली बातचीत में उसके बाद में आएगा जैसे होपलेस टाइप का, यार लाइफ में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल अकेलापन लगता है आजकल, किसी से बात करने के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं होता, या बात बात में आएगा जीने का तो कोई मतलब ही नहीं है, रखा ही क्या है इस दुनिया में, इट्स टोटली फेक, ये लोग बिल्कुल भरोसा करने लायक ही नहीं है। या कुछ एल्डरली पीपल में आप देखेंगे वो सडनली लॉयर को बुला के अपनी विल करेंगे, उनके जो पोजेशंस होंगे, उनकी ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, ये बच्चों को देना शुरू करेंगे, दे स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द सुसाइड, राइट। आप देखेंगे कि लोग ऐसा सर्च करते हैं कि व्हाट आर द हार्मफुल वेपन्स, उसको ढूंढेंगे, घर में कुछ लिक्विड है, क्या है, नाइफ कहाँ है, कौन सी चीजें, इसके बारे में सर्च करते हैं। फिर आप ये भी देखेंगे सोशली इंटरेक्शन इनका कम होता है, यहाँ तक कि दोस्तों के कॉल आ रहे हैं, कॉल पिक नहीं करेंगे। ये दोस्तों को जो पहले बहुत बातें करते थे, वो बात करना इनका कम हो गया, रिस्पॉन्ड करना कम हो गया। फिर ये बहुत ज्यादा, यदि वो ड्रग लेते हैं तो उनका कंजम्पशन बहुत बढ़ा देंगे, एल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा, एंड एकदम ड्रामेटिक मूड स्विंग, घर वालों को बड़ा अजीब सा लगता है इसमें, अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, सडनली डिसोरिएंट हो गया, सडनली ऐसा कर रहा है, अजीब सा कर रहा है, बिल्कुल आपसे वो डिस्कनेक्ट हो गया बात करते करते। स्पेशली जो बच्चों के हमारे पास केस आते हैं, और पेरेंट्स कैसे अवेयर होते हैं, जब उनकी नोटबुक ओपन करते हैं, उनकी बुक देखते हैं, तो पीछे कुछ उनके स्लोगन्स लिखे होते हैं जो डेथ से रिलेटेड होते हैं, कुछ पिक्चर्स ऐसे होते हैं, किसी अपनी कोई पिक्चर बना के उसको बिल्कुल काट छाट देंगे, या बाय बाय गुड मम्मा, बाय बाय डैडी, आई लव यू सो मच, इस तरह की जब चीजें देखते हैं। यहाँ तक कि एक बच्ची मेरे पास आती है जो अभी ट्रीटमेंट में है, उसकी मम्मी जब उसको नहला रही थी, शी इज इन 8th स्टैंडर्ड, एक दिन उसको, तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ में कट्स हैं, उसके पैर में भी कट्स हैं, राइट। तो दिस इज एक्चुअली नॉट
सुसाइडल, बट दिस इज द पैरासुसाइडल थॉट्स, राइट, जिसमें वो कट्स आते हैं इनके। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ये साइंस होते हैं जिसमें हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बच्ची आती थी, वो शी वॉज वेरी गुड इन ड्राइंग, लेकिन उसकी ड्राइंग के सारे, जब आप उसके सीक्वेंस देखेंगे तो सारे ब्लैक एंड व्हाइट में, रोते हुए, बिल्कुल डिप्रेस्ड, पैथेटिक, और कहीं ना कहीं सिंबल होगा कि फांसी के साइन होंगे उसमें। तो दीज आर द साइंस एंड सिग्नल्स, हमें ये ध्यान रखना जरूरी है अपने और अपने घर वालों के लिए। दूसरा, इनकी स्कूल और कॉलेज की परफॉर्मेंस डिटोरेट होने चालू हो जाते हैं। सोशल मीडिया जब बच्चे यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अंदर होता है ना, वो निकल के आता है। तो उनके पोस्ट में हम नोटिस कर सकते हैं, गुड बाय फ्रेंड्स करेंगे, या उनके कुछ 2-3 पोस्ट इस तरह से आएंगे विच इज वेरी पैथेटिक, वेरी डिप्रेस्ड। उस समय हमें अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। इनका यहाँ तक कि सपोज क्रिकेट बहुत खेलते हैं, फुटबॉल बहुत खेलते हैं, सडनली देखोगे कि इनको इंटरेस्ट आना बंद हो गया, टीवी देखने में इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि वो मोबाइल जिसको दिन दिन भर पकड़ते, मोबाइल पड़ा हुआ है, दिन दिन भर पड़ा, उसको टच भी नहीं किया। एंड रिमेम्बर दैट 50 to 75% केसेस में वार्निंग सिग्नल कहीं ना कहीं उनकी लैंग्वेज में, उनके बॉडी में, उनके जेस्चर में, उनके पोस्ट में मिल ही जाता है। लेकिन सिर्फ यदि हम अवेयर हैं अपने लिए और अपनों के लिए, तो हम इसको बहुत इजीली कैच कर सकते हैं और हम इसको बचा भी पाएंगे, राइट। तो मैम, अगर हमें ऐसे कोई साइंस, सिम्टम्स, सिग्नल्स जो आपने हमें बताए, वो हमें अगर किसी मेरे ही अपने दोस्त में या मेरे ही किसी अपने घर वालों में मुझे दिख गए, तो हाउ शुड आई अप्रोच देम? मतलब मैं कैसे उनसे बात करूं, कैसे उनको भरोसा दिलाऊं कि दे कैन ट्रस्ट मी एंड दे कैन शेयर देयर थॉट्स? यस, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यदि आप नोटिस कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रोच टू देम एंड टॉक टू देम, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस समय बात करने का। बात करना मीन्स यदि आप उसको बात करते हैं, उसको एश्योरेंस देते हैं, उसको सुनने और समझने के लिए तैयार हैं, और यदि वो एक सेंटेंस भी बोलता है तो रिमेम्बर दैट कि उसको अभी भी आशा है कि कहीं से मुझे मदद मिल जाएगी। लेकिन मदद करने वाला, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, वॉइस, टोन ऐसी होनी चाहिए कि उसे एश्योरेंस हो कि ये एक्चुअल में मुझे सुनना चाहते हैं, ये मुझे मजाक उड़ाना नहीं चाहते, ये मिसअंडरस्टूड मुझे नहीं करेंगे। सो सुनने वाले के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने ऊपर भी ध्यान रखें। फिर ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन जब आप उनको अप्रोच करते हो, आपका बहुत शांत रहना जरूरी है। बार बार हामी भरना, मुझे लग रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, और किसी भी उसकी बात को डिनायल में नहीं लेके जाना, एक्नॉलेज करना, उसको लेजिटिमेट बताना कि यस माइट बी पॉसिबल, कैसा होता है, ऐसी फीलिंग लगती है, और उसको एनकरेज करना और ज्यादा बोलने के लिए, क्योंकि इसमें एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। जब कोई अपने पेन, जिससे वो इतना परेशान हो गया और सिर्फ वो बोल रहा है और सामने वाला विदाउट एनी लेक्चर, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन सिर्फ सुनता है ना, वो अंदर से रिलीव होना शुरू हो जाता है। दिस इज द ऑटोमेटिक हीलिंग प्रोसेस होती है। और यू जस्ट मेक श्योर इन बिटवीन कि तुम सुन रहे हो उसको, राइट, एंड यू आर ऑफरिंग सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, एंड जस्ट बातों बातों में यू कन्वे टू द पर्सन हेल्प इज अवेलेबल। और यदि वो थोड़ा भी ट्रीटमेंट लेता है, द पर्सन विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। यदि आप उसको इस एश्योरेंस में लाएं और उसको सपोर्ट दें और उसको इस तरह से बात करें कि वो प्रोफेशनल हेल्प तक पहुंचे, वहां तक हमें लेके जाना है। क्योंकि यदि सुसाइड के बारे में सोच भी रहा है और आपको पता चल गया, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उसको प्रोफेशनल हेल्प तक हमें ले जाना बहुत जरूरी है। तो मैम, आप ये जो प्रोफेशनल हेल्प बोल रहे हो, तो व्हाट एग्जैक्टली इंक्लूड्स इन प्रोफेशनल हेल्प? बिकॉज ये जो सुसाइडल आइडियाज जो है या सुसाइडल अटेम्प्ट, इट इज टोटली रिलेटेड टू इमोशंस, राइट। वेरी टर्बुलेंट इमोशनल एनर्जी होती है, और इमोशनल का जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है दैट इज काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। और अभी भी इतना सब कुछ आप हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं टैबू है, जबकि अब तो हमें बिल्कुल ओपनली बात करना चाहिए, क्योंकि ये बात
हमारे रोल मॉडल्स की है, हमारे अपनों की है, हमारे परिवार वालों की है। इसलिए ये जानना भी जरूरी है कि व्हाट इज साइकोलॉजिस्ट एंड व्हाट इज साइकियाट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट मींस जो आपकी डिप्रेशन, आपकी बीमारियों को वो असेस करते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। साइकियाट्रिस्ट उनको दवाइयों से मदद करते हैं और साइकोलॉजिस्ट उनको साइकोथेरेपी से, अदर हीलिंग थेरेपी से और असेसमेंट का काम करते हैं। तो इट्स अ टीम ओनली, जहाँ पे काउंसलिंग का काम करते हैं काउंसलर। तो साइकोलॉजिस्ट को और साइकेट्रिस्ट को ये टीम भी काम करते हैं, क्योंकि यदि हमने असेस किया, आई एज ए साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले यदि केस आता है तो फर्स्ट आई डू द असेसमेंट। और असेसमेंट, दीज आर साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट होते हैं, बैटरीज होती हैं। इमीडिएटली हमें पकड़ में आता है द सीवियरिटी रिलेटेड टू अदर पैरामीटर्स ऑल्सो, माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। माइल्ड है तो साइकोथेरेपी से आप इजीली डील कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट एंड सीवियर है, इट मीन्स नाउ दिस इज द राइट टाइम कि आप इमीडिएटली साइकियाट्रिस्ट को हेल्प लें, उनको केस को रेफर करें, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिव्या। सो ये थेरेपीज, मेडिसिन, काउंसलिंग डू एक्चुअली ये प्रिवेंट करती है सुसाइड? यस, बहुत ज्यादा फर्क करती है। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज बताऊं कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट एक एक दिन में 60 पेशेंट 70 पेशेंट देखते हैं, और जिसको सुसाइडल थॉट आ रहा है और जिसका परिवार इतना परेशान है क्योंकि वो अपना है और वो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं कब तक अपॉइंटमेंट मिलेगा, कब तक मेरा नंबर आएगा, उसके बाद क्या होगा, तो दे अवॉइड दैट और वो किसी और रास्ते में जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यदि आप अपॉइंटमेंट लेते समय यदि बता देते हैं कि ये सुसाइडल केस है और ये बहुत उसके मन में बहुत ज्यादा डिप्रेशन का फील हो रहा है और वो मरने की बात कर रहा है, तो कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो या साइकियाट्रिस्ट हो वो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको लेगा। इसलिए इनको अप्रोच करना बहुत जरूरी है। और जब आप अप्रोच करते हो साइकोथेरेपी एंड मेडिसिन, यदि वो टाइमली आपने अप्रोच कर लिया, इट कैन वर्क वंडर्स। यदि इमिनेंट सुसाइडल थ्रेट है या सीवियर डिप्रेशन है तो दवाई बहुत जबरदस्त काम करेगी। एंड जब जैसे आपको पता चला कि ये किसी मेरे अपने को है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला काम आपके घर से और उस इंसान के आसपास से सारी हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स को हटा दीजिए। उस बंदे को बिल्कुल आप अकेला नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इमीडिएट यदि साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट से अप्रोच नहीं कर पाए तो हेल्पलाइन में आप कांटेक्ट करिए, राइट? अब यदि सीवियर इंटेंसिटी से डिप्रेसिव थॉट्स या सुसाइडल थॉट्स होते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनको स्ट्रिक्ट विजिलेंस में रखना जरूरी है। और जब मेडिसिन, साइकोथेरेपी सब स्टार्ट होती है और कभी कभी डिप्रेशन में जब एंटी डिप्रेसेंट देते हैं तो वो सुसाइडल थॉट को इंड्यूस भी करती है और अटेम्प्ट के लिए इंड्यूस करती है। रीजन कि जैसे एंटी डिप्रेसेंट से उनका मूड एलिवेट होता है, एनर्जी लेवल हाई है, तो सबसे पहले वो काम करते हैं जो बिल्कुल उसके पहले सोच रहे थे। तो इसलिए उनका स्ट्रिक्ट विजिलेंस में रखना बहुत जरूरी है, हॉस्पिटलाइज करना बहुत जरूरी यदि सीवियर केस है। और यदि घर पे बहुत अच्छे से केयर करने वाले हों तो जरूरी नहीं कि आप उसको हॉस्पिटलाइज करें, राइट? तो ये हमें ध्यान रखना जरूरी। लेकिन साइकोथेरेपी एंड मेडिसिन, और एक ऑप्शन और होता है विच इज ईसीटी। ईसीटी जो डिप्रेसिव थॉट्स को और सुसाइडल थॉट्स को बहुत हद तक कंट्रोल कर देता है। तो हमें ये सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए, राइट? राइट। तो मैम, वी एज अ सोसाइटी और एज अ फैमिली हम ऐसा क्या करें कि हम हमारे लोगों को ऐसे थॉट से, ऐसी चीज से बचा पाए, या हमें ही ऐसे कभी थॉट्स नहीं आए, हम ऐसी क्या चीज करें? यस, अब तो नाउ दिस इज द हाई टाइम, क्योंकि हमारे पास एक केस नहीं है, सिर्फ 2 महीने के अंदर यदि 300 केसेस हैं जो मेजॉरिटी यंगस्टर्स के हैं, तो अब हमें इसको ओपनली बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम कोरोना के बारे में बात करते हैं, जैसे हम स्वाइन फ्लू के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें डिप्रेशन, हमें एंजाइटी के बारे में, और यदि हमें माइल्ड सिम्टम भी है, मॉडरेट भी है, सीवियर भी है और मुझे नेगेटिविटी आ रही है, तो लेट मी एक्सप्लेन टू द नियरेस्ट वन, मुझे बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि रिमेंबर दैट मेजॉरिटी साइकेट्रिक पेशेंट जो मैंने बताया 95% केसेस होते हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं।
5% ही होते जो इम्पल्सिव बिहेवियर है उनका। ये मेजॉरिटी है जो टोटल प्रिवेंटेबल है यदि राइट टाइम पे आपने अप्रोच कर लिया तो। सेकेंड, ये चीजों के लिए अब हमें स्कूल के लेवल से कॉलेज के लेवल पे यंगस्टर्स को जो 65% है जो तुम्हारी जनरेशन है उसको एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ताकि यदि खुद को भी फील होता हो कभी तो आप सही इंसान को अप्रोच करें जो आपको सही मदद करे। बहुत सारे लोग होते हैं जो झाड़ फूक में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कुछ और कहीं पे चले जाते हैं कि यदि इनको दरगाह पे ले जाए या यदि यहाँ ले जाए तो वहां पर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक वो बहुत लेट हो जाता है। तो द यंगर जनरेशन शुड बी अवेयर कि कहाँ पे राइट अप्रोच है। साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, इनको अप्रोच करना बहुत जरूरी है। एंड यंगर जनरेशन और हर किसी को साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए कि लोगों की बातचीत में आ रहा है, बिहेवियर जेस्चर में आता है तो क्या करें। लेकिन हर पेरेंट को, एजुकेशन सिस्टम को और गवर्नमेंट को एटलीस्ट 3 लेवल पे काम करना जरूरी है यदि इसको हमें अपनी सोसाइटी से हटाना है तो। एक है IQ लेवल, दूसरा है इमोशनल लेवल, तीसरा है स्पिरिचुअल लेवल। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स को पता ही नहीं है, जो अपने बच्चे को बड़ा बड़ा करियर देना चाहते हैं, बहुत पढ़ाना चाहते हैं, एकेडमिक से बढ़ाना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि यदि उनका बच्चा रोज 1 घंटा रिगरस एक्सरसाइज करता है या फिजिकल एक्टिविटी करता है या फुटबॉल या लॉन टेनिस खेलता है तो उसके ब्रेन का न्यूरल कनेक्शन, न्यूरल पाथ पढ़ाकू बच्चों से बहुत ज्यादा होता है। तो यदि आप अपने बच्चे को एकेडमिक्स में भी सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो उसको स्पोर्ट्स में डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1 घंटे का स्पोर्ट्स 1000 डिसीजन लेना सिखाता है, हार को भी सेलिब्रेट करना सिखाता है, एडजस्टमेंट करना सिखाता है, कम्युनिकेशन सिखाता है, पर्सनालिटी को बिल्डअप करता है और ब्रेन के राइट केमिकल्स को रिलीज करना बताता है। जब इतने फायदे होते हैं तो इसलिए आपको अपने बच्चों को खेल कूद में डालना जरूरी है। नंबर 2, IQ इज परफेक्ट। हमारे बच्चे हम लोग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन सेकेंड इज इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट मतलब बच्चे को पेशेंस सिखाना, टॉलरेंस सिखाना। आपके पास बहुत पैसे, आप सब कुछ उसको दे सकते हो, लेकिन आप फिर भी नहीं दोगे ताकि उसको पता चले कि लाइफ मेरे हिसाब से नहीं चलती। जब जीवन में कुछ चीजें नहीं भी मिलती तो भी मुझे खुश रहना आता है, तो भी मुझे अपनी मिनिमम रिसोर्सेज को एंजॉय करना आता है और हर मुसीबत को सहना और खुश रहना आता है। तो इमोशनल कोशेंट पे काम करना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए, हमारे लिए जो इमोशनल फोर्स का काम करता है वो है स्पिरिचुअल कोशेंट। बच्चों को ट्रस्ट करवाओ, और ये सिर्फ तब होगा जब माँ बाप करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे से ऊपर कोई है जिसने हमें ये एनर्जी दिया, जिसने इंटेलिजेंस दिया, जिसने हमें अपॉर्चुनिटी देता है हमें आगे बढ़ने की। वो हर पल हमारे साथ है, हमारे सुख में भी है, दुख में भी है, जीत में भी, हार में भी है। तो हार में आप टूट नहीं सकते क्योंकि वो अगली अपॉर्चुनिटी देगा। तो आप भरोसा रखो, विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो अपने ऊपर, और जिसने आपको इस दुनिया में भेजा उसके ऊपर वो ट्रस्ट मत छोड़ो। दैट इज स्पिरिचुअल कोशेंट जो हमें किसी भी क्राइसिस में फिर भी बांध के रखता है। तो यदि हम एज ए पेरेंट, एज ए सोसाइटी के सीनियर सिटीजन्स और रिस्पेक्टेबल पर्सन और सोशलाइट और एजुकेशनिस्ट, यदि ये जवाबदारी उठा लेते हैं कि हमें बच्चों का IQ भी बढ़ाना है, EQ भी बढ़ाना और SQ भी बढ़ाना है, तब बहुत बड़ी चांसेस हैं कि हम हमारे यंगस्टर्स को इतने दुर्भाग्यवश, जो जिसको बोलते हैं अनफॉर्चुनेट केसेस हैं, वो हम नहीं देखेंगे और हम बहुत स्ट्रॉन्ग, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग जनरेशन पे फोकस कर पाएंगे और वो बिल्डअप कर पाएंगे। Thank you so much, ma'am, for clearing all our myths, doubts, confusion. क्योंकि ये चीज पे बात करना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि दिन पे दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ये हो गया। एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आपने हमसे बात किया, हमारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच। So we all know. It's my pleasure. Thank you. So we all know that today is World Suicide Prevention Day, and इस साल, हर साल इन लोग का एक थीम होता है। इस साल का थीम है Working Together to Prevent Suicide. तो we as a society, we as youngsters and anybody, मतलब we as a citizen of India,
वी शुड टेक अ प्लेज एंड प्रॉमिस आवरसेल्व्स कि हम ऐसे मतलब इस प्रॉब्लम को जड़ से निकाल सकते हैं। हम जो यंगस्टर्स हैं, जो 15 to 29 एज ग्रुप है, जो सबसे ज्यादा फेस कर रहा है ये प्रॉब्लम, तो हम ही अगर ये चीज सोच ले और ठान ले कि ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत हम हेल्प मांगे, तुरंत हम किसी अपने बड़े से बात करें और ये स्टेप्स ना ले, तो शायद ये प्रॉब्लम को हम जड़ से निकाल पाएंगे। और अब तो जरूरी हो गया ये चीज को जड़ से निकालना। सो बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जो कि हम लोग कॉल कर सकते हैं अगर किसी को आगे जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, किरण, आसरा, साथ, कनेक्टिंग इंडिया, ये सब एनजीओज हैं जो आपको हेल्पलाइन प्रोवाइड करते हैं और इनको अपन कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। सो और बाद में बाकी तो मैम जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, साइकेट्रिस्ट है, कुछ भी हेल्प चाहिए तो दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस एंड वी मेक श्योर कि शायद अपन कोई एक जान बचा पाए। थैंक यू मैम।